हेलो एवरीवन, चलिए आज फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल हम लोगों ने इसरो 2015 बीएसएससी का पेपर सॉल्व किया था। उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था 25 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे और सभी लोग क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते जाना और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपको पता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रांग होगी, है ना। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यू इस क्लास को करते रहना। और अभी तो हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा नया है, तो हम बीच बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, तो इसलिए आप सभी लोग बने रहना ताकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेटेशन जो भी आएगी वो आप सभी तक जानकारी पहुंच जाएगी, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे जाना है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्विज करना है या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्विज करना है, पीडीएफ अगर चाहिए तो सारा कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स विथ या रश्मि रंजन आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक पेज भी है, तो आप वहाँ पे जाके इसी नाम से सर्च कर लेना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखना। पी टाइप अर्धचालक में अधिकांश वाहक होता है, यानी मेजोरिटी कैरियर की बात कर रखा है। किस सेमीकंडक्टर में? पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी कैरियर्स आर, यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर जो होता है वो कौन सा होता है पी टाइप में? ओके, तो बोल रखा है कि क्या वो होल होगा। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, या फिर इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें आपके जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं। लेकिन जो एन टाइप का अगर बात करेगा, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, जो एन टाइप की बात अगर करेगा ना, तो एन टाइप में हमेशा मेजोरिटी होगा, वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके इस तरह से बनेंगे। पहला कि पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स जो होता है वो कितना होता, कौन सा होता है? होल्स होता है। और अगर इसमें सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि माइनॉरिटी मतलब कि कम वाहक होता है, वो कौन सा होता है? तो माइनॉरिटी जो आपका हो जाएगा पी टाइप में, वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें अगर एन टाइप में पूछेगा कि माइनॉरिटी कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीटली बन रहे हैं, तो ये इस तरह से आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है। एक साइन तरंग की अवधि यानी टाइम पीरियड कितना है? 1/60 सेकेंड है, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा? द पीरियड ऑफ साइन वेव 1/60 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, वो क्या होता है? एफ बराबर होता है 1/t होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/t होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है और टाइम दिया हुआ है, तो 1/60। यहाँ पे देखो 1/t कितना दिया हुआ है आपका? 60, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखना यह है कि फ्रीक्वेंसी है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एफ हो जाएगा, और एफ कितना हो जाएगा? 60 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला जरूर आप लोग याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फॉर्मूला होते हैं और जो आपके क्या बोल सकते हैं उसको, फुल फॉर्म होते हैं, वो सब चीज़ें अच्छे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फुल फॉर्म वगैरह सब नोट करके अपने कॉपी में और उसको रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में एक सक्रिय घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ पे सक्रिय घटक पूछ रहा है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्टिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक होता है एक्टिव एलिमेंट होता है कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा कंपोनेंट जिसको आप बाहरी सोर्स के बिना भी उसको क्या कर सकते हो, वर्क में ले सकते हो, वो एक्टिव कंडीशन में रहेगा। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि जब तक आप किसी भी कंपोनेंट में बाहरी सोर्स अगर नहीं देते हैं तो वो क्या करेगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एक्टिव जो कंपोनेंट है इसमें से कौन है। ठीक है, तो रेजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टर नहीं होगा, इंडक्टर भी नहीं होगा और कैपेसिटर भी नहीं होगा। ये जब तक आप बाहरी सोर्स नहीं दोगे तब तक ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है ये क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट में आता है। ठीक है, इसी तरह उल्टा पूछ देता कि इस सभी में से एक्टिव कंपोनेंट कौन नहीं है, तो फिर क्या होता है, कौन नहीं है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाता है ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये सारे एक्टिव सॉरी ये सारे क्या है, पैसिव में। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, रोटोमीटर के बारे में पूछ रहा है कि रोटोमीटर किस चीज का मापन करता है यानी मेजर करता है। तो रोटोमीटर यूज टू मेजर, क्या वो स्पीड को मेजर करेगा, रोटेशन को करेगा, टेम्परेचर को करेगा या फिर फ्लो को करेगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताना कि रोटोमीटर किस चीज को मेजर करेगा। ठीक है, तो रोटोमीटर जो होता है वो फ्लो को मेजर करता है। किसके फ्लो को, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका लिक्विड होता है। ठीक है, जो आपका लिक्विड होता है ये इसके फ्लो को क्या करता है, मेजर करेगा। ठीक है, क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन मैथ है, आप लोग सॉल्व करना। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। 31 क्वेश्चन आपका डिजिटल से रिलेटेड है, तो बताना आप सभी लोग। बोल रहा है कि एक लॉजिक परिपथ, ठीक है, जिसके दोनों इनपुट कम हो, यानी कि दोनों दो इनपुट होगा, वो क्या होगा, लो होगा, तो फिर वहां पे आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ऐसा गेट आपको बताना है कि कौन सा गेट होगा। ठीक है, अ लॉजिक गेट सर्किट दैट आउटपुट अ हाई ओनली व्हेन बोथ इट्स इनपुट आर लो। अब आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल अगर याद है तो आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कि वो और गेट होगा। नहीं, और गेट बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि और गेट हमेशा क्या करता है, दो नंबर को, दो डिजिट को जोड़ने का काम करेगा। तो अगर यहाँ पे 0 और 1 देते हैं तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एंड गेट की बात कर रहा है। एंड गेट आप जानते हो कि मल्टीप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, किसी भी डिजिट को, तो ये भी नहीं होगा। नैंड गेट भी नहीं होगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे नॉर गेट होगा। अब आपको नॉर गेट में डाउट है कि नॉर गेट कैसे होगा, तो इसका ट्रूथ टेबल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ट्रूथ टेबल क्या पूछ रहा है, क्या यहाँ पे बना के, और फिर आंसर क्या पूछ रहा है आपसे कि दोनों इनपुट कम होगा तब आपका आउटपुट होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। तो ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आप डाल देना 0 0 करना। ठीक है, तो ये तो हो गया दो इनपुट, और इधर आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग देखना। फिर यहाँ पे डालना 0 एंड 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद आपको डालना है 1 और यहाँ पे आएगा 0। तो इसका भी आंसर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 एंड 1 करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला फर्स्ट कंडीशन है, ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो, इनपुट कम हो यानी कि 0 0 यानी लो कंडीशन हुआ, तो आउटपुट इसका क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। ठीक है, नॉट गेट इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो 32 एंड 33 मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, सर्वो नियंत्रित वोल्टता स्टेबलाइजर का प्रचालन डैश पर आधारित होता है। द ऑपरेशन ऑफ अ सर्वो कंट्रोलर वोल्टेज स्टेबलाइजर इज बेस्ड ऑन डैश। यहाँ पे आपका सर्वो कंट्रोलर स्टेबलाइजर की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पिछले भी क्लास में मैंने बताया था, जो आपका प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मैंने बताया है, आप लोग चेक कर लेना वहां पे। ये आपका बोल रहा है कि क्या होता है, किस मेथड पे ये काम करता है। ठीक है, तो याद रखना
सर्वो कंट्रोलर जो स्टेबलाइजर होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, फीडबैक यूज किया जाता है। ठीक है, पहला यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना है, इसमें फीडबैक यूज किया जाता है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें फीडबैक यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि जब आपका क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या लगा रहेगा, लोड लगा रहेगा। ओके, क्लियर है? यहाँ पे लोड लगा रहेगा। ठीक है, लोड। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि ये जो इनपुट यहाँ से आप दे रहे हो, इसको सोर्स दे रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, इसके तक पहुंच रहा है ना। जब ये क्लोज लूप में रहेगा तब ये क्या करता है, करंट को फ्लो करेगा, यानी कि करंट को फॉलो करेगा, यहाँ से ये जाएगा इसके पास, जब लोड के पास, तो इस तरह से क्या करता है, करंट को फॉलो करता है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका क्लोज लूप बन गया। अगर ये क्लोज लूप नहीं होता तो क्या ये इसमें करंट पास करता, क्या नहीं, फीडबैक है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि फीडबैक जब भी होगा तो ये क्लोज लूप बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद याद रखना आपका कि क्या हो जाएगा, कौन सा मेथड हो जाएगा, क्लोज लूप मेथड हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी बाय द वे आपसे पूछेगा कि मैनुअल सर्वो स्टेबलाइजर जो होता है उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन सा, मैनुअल की बात करेगा, है ना, किसकी, मैनुअल की। ठीक है, मैनुअल की। तो यहाँ पे सर्वो कंट्रोलर की बात कर रहा था, स्टेबलाइजर की। अब यहाँ पे मैनुअल की अगर बात करेगा स्टेबलाइजर, तो उसमें जो आपका यूज होता है वो कौन सा यूज किया जाता है, ओपन लूप का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लोज लूप। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक माइक्रो संधारित्र आधारित प्रणाली में दो समर्जन का मतलब होता है, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डीबगिंग मीन्स। देखो यहाँ पे याद रखना डीबगिंग क्या होता है, पहली बात ये ध्यान रखना है, डीबगिंग जब तक आप समझोगे नहीं आंसर आपको दिक्कत आएंगे। डीबगिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई सिस्टम बना रहे हो या सिस्टम में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम में जब आपने क्या किया है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया है किसी भी चीज को लेके, ओके, तो यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, एरर जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बग कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले बिहार का एक लड़का गूगल में उस बग को कंप्लीटली निकाला था, यानी कि उसमें एरर को बताया था कि कहाँ पे एरर हुए। ठीक है, तो उसी एरर को यानी बग को वहां से हटाने के लिए क्या होता है, डीबगिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम से एरर को या बग को बाहर पूर्णतः निकालना ही क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आंसर इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, राइटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखना, नहीं बिल्कुल नहीं। एक प्रोग्राम का त्रुटि शोधन करना, त्रुटि शोधन का मतलब होता है डीबगिंग, यानी कि उसके बग को यानी कि उसके एरर को हटाना। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग अ प्रोग्राम, उसके त्रुटि शोधन को सही करना। ठीक है, तो याद रखना डीबगिंग का मतलब क्या होता है और बग का मतलब क्या होता है। क्लियर है ना? चलो, 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक माइक्रो संधारित्र यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है ना, क्या होता है ये ध्यान रखना। एनालॉग डिवाइस होता है, डिजिटल डिवाइस होता है, आइदर इन एनालॉग, या तो वो एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है, या फिर कॉम्बाइंड एनालॉग एंड डिजिटल है, दोनों कंबाइंड रहता है डिजिटल और एनालॉग का। तो आपको याद रखना है कि हम लोग इसका डिजिटल डिवाइस के लिए यूज करते हैं, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये चीजें कंप्लीट हो गई आपकी। 39 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्रचालकीय एम्पलीफायर एक डैश के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। देखो स्टेटमेंट पे ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे जब पूछा कि कार्य करता है तब आपका क्वेश्चन कुछ और होता है आंसर इसका, लेकिन कार्य नहीं करता है यानी कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन नॉट फंक्शन एज अ डैश। क्या वो कंपैरेटर की तरह कार्य नहीं करता, ऑक्सीलेटर की तरह नहीं करेगा, मल्टी वाइब्रेटर की तरह नहीं करेगा, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। तो याद रखना जो आपका ऑपरेशनल ओपेम होता है,
ठीक है। उससे हम लोग कंपरेटर भी बना सकते हैं, मल्टी वाइब्रेटर भी बना सकते हैं, ऑसिलेटर भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इसका आइडल इनपुट क्या होता है, स्लीव रेट क्या होता है, ये सारी चीजें है ना, याद रखना। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ना, वो आपका, इससे आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं और भी एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटर आप बना सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटर बना सकते हैं, डिफरेंशिएटर बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटर बना सकते हैं। इसका काम आप किसी भी सर्किट में जो कराते हैं वो किसके थ्रू, तो ये फिल्टरिंग की तरह काम करता है ना। जब आप किसी भी सर्किट में इसका यूज करोगे तो वहां पे सिग्नल को फिल्टर करने का भी काम करता है। ठीक है। और एक मेन सबसे जो जरूरी होता है डिजिटल की अगर बात करें तो डिजिटल में इसका यूज हम लोग करते हैं वहां पे अर्थमेटिक जो काम होता है। अर्थमेटिक काम कहने का मतलब क्या होता है कि जो मैथ का सो कैलकुलेशन होता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक काम होते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो सारा काम यहाँ पे इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीजों को नोट डाउन कर लेना। ओके, अगर ऐसे हम लिख नहीं रहे हैं प्रॉपर, ये बहुत यहाँ पे ज्यादा ही क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो हम बताते हैं ना उसको नोट डाउन करते जाना, वीडियो को मतलब प्रीव्यू करके। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दाब के मापन के लिए निम्नलिखित डिवाइस में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं किया जाता है। ठीक है, किसको, प्रेशर को मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज मेजर प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एलबीडीटी की बात करें तो एलबीडीटी आपका क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है, और किस किस को मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा, है ना। तो याद रखना कि एलबीडीटी के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखना कि ये प्रेशर को मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। लेकिन यहाँ पे जो पायरोमीटर होता है ना, ये आपका ये प्रेशर मेजर नहीं करता है। ये किसको मेजर करेगा, टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। और कितने टेम्परेचर को मेजर करेगा, ये लगभग आपका 2200 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा। ठीक है, 2200 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है। ठीक है, क्लियर है ना। एलबीडीटी का फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो ये आप लोग याद रखना, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशिएटर ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीजों को अच्छे तरीके से नोट करके रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि एक निश्चित मीटर को 50,000 ओम वोल्ट की सुग्राह्यता है। ओके, तो पूर्ण स्केल पर मीटर चलन का विक्षेप हेतु अपेक्षित धारा होगी। यानी कि अ सर्टेन मीटर हैज सेंसिटिविटी, इसके जो सेंसिटिविटी दी हुई है किसी मीटर की वो कितनी है, 50,000 ओम प्रति वोल्ट है। ठीक है, तो द करेंट रिक्वायर्ड ऑफ डिफ्लेक्टेड ऑफ द मीटर मोमेंट ऑफ फुल स्केल विल बी, फुल स्केल की बात कर रहा है ना। तो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आप लोग सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे मीटर के लिए आर एम होता है। क्या होता है, आर एम होता है, बटे होता है भी एफ। ठीक है, भी एफ एस डी होता है, भी एफ एस डी, फुल स्केल डिवीजन। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना एक चीज गौर करना, ये जो आपका आरवी होता है, अगर आप लोग यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, ओम्स का लॉ आपको दिखेगा, है ना। तो आरवी का कब होता है, जब आपका आई होता है, आई पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि करंट, है ना। तो करंट फुल स्केल के बारे में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, IFSD लिख सकते हो। ये अगर आपके ओम के नियम अच्छे से याद होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि आई बराबर क्या होता है, आर बट्टे भी होता है, ऐसा कुछ, है ना। तो ये क्या बन गया, आपका आई बन गया। ओके, अब इसके फॉर्मूला को हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, 1। ठीक है, 1 बट्टे BSD बट्टे आर एम होता है। तो अगर आपको 1 इधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका आर
V बराबर IFSD। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है 1 है, तो 1 दीजिएगा आप यहाँ से, इसको हम लोग इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना है RM, अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 50,000 है, 50,000, चलो 50,000 करते हैं इसको। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखना है, इसको आपका आंसर देखना है कि ये माइक्रो एम्पियर में दे रखा है, तो माइक्रो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको तो पहले 6 जीरो बनाना होगा। 6 जीरो बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर नीचे कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना होगा। ठीक है, ऊपर भी करना होगा। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो आपका बच 4 तो हो गया, और 5 से इसको अगर कट करते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है ना, 20 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे क्या बन रहा है 20। अब ये देखो यहाँ पे 6 जीरो हो गया, तो इस 6 जीरो को आप ऊपर ले चलोगे तो 6 जीरो कितना बन जाएगा आपका 10 के पावर -6 बनेगा। ठीक है, और 10 के पावर -6 होता है, वो क्या होता है, माइक्रो होता है। क्या होता है, माइक्रो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। अब आप लोग चेक कीजिएगा कि ये आंसर आपका कहाँ पर है। ठीक है, बताइएगा ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी है मेरे ख्याल से लग रहा है ना। तो चलो इसको सॉल्व करना, आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिख के मिटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने होते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लगाओ, वहां से इसके वैल्यू को डालो और फिर आंसर निकालो। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे ओम्स लॉ के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अंकीय वोल्ट मीटर का अंक प्रदर्श 4.1/2 है और वोल्टेज 1000 है। ठीक है, तो रेंज डैश तक होगा। अ डिजिटल वोल्ट मीटर हैज 1.5 डिजिट डिस्प्ले, द 1000 वोल्ट रेंज कैन बी अप टू कितना होगा। अब इसका रेंज बताना है आपको कितना होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका आता है एन। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल एन 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब ये एन क्या होता है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। जो एन होता है डिजिटल वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, डिजिटल वोल्ट मीटर का ये डीवीएम कहलाता है। एन जो होता है ये फुल क्या करता है, फुल डिजिट को शो करेगा, है ना। एन, कैपिटल एन जो होता है ये फुल डिजिट को शो करेगा। ठीक है, और ये जो हाफ होता है ये हाफ डिजिट को शो करता है। किसको करेगा, हाफ डिजिट को शो करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आपका क्या होता है मीटर, जब आप मीटर को देखोगे वोल्ट मीटर को, तो उसके डिजिट को यानी डिस्प्ले डिजिट पे देखोगे तो वो कुछ आपका ऐसा दिखता है ना। ये कुछ आपका रहता है इस तरीके से। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 4 डिजिट बोला है, तो आप लोग को 4 बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये तो आपका 4 डिजिट हो गया। ये जो लास्ट वाला बचता है, तो ये 5 को यहाँ पे हाफ को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। और याद रखिएगा ये जो हाफ को रिप्रेजेंट करता है उसका वैल्यू या तो 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 या 0 हो सकता है, लेकिन फुल डिजिट को शो करने के लिए आपको याद रखना है कि ये 0 से 9 होगा। ठीक है, सभी में कितना हो जाएगा 0 to 9 होता है। ठीक है, वैल्यू इसका याद रखिएगा। इस तरह से ये आपको शो करता है 0 to 9, मतलब याद रखना 0 से लेके 9 होता है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा गया है तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा आपका क्या होता है, एन होता है। ठीक है, फुल डिजिट होता है और इसी को हम लोग कहते हैं इसको मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा आपका, 4 9 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है। ओके,
और यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें है, ये 0 तो मिनिमम से चला गया, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया टोटल अंक प्रदर्शी का यानी डिस्प्ले का यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ये। ठीक है, कंप्लीटली समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको अगर एक बार में ना समझ आए तो 2-3 बार देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। सॉल्व करना आपको सीखना होगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक द्वि आधारी संकेतावली में एक बॉर्ड, क्या पूछ रहा है, एक बॉर्ड डैश के बराबर होता है। इन अ ट्रेन ऑफ बाइनरी सिग्नल एक बॉर्ड इज इक्वल टू, वन बॉर्ड इज इक्वल टू, वन बॉर्ड कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो वन बॉर्ड जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 बिट सेकेंड के होता है, 1 बिट प्रति सेकेंड होगा, 1 बिट प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 बिट प्रति सेकेंड। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है 1 बिट प्रति सेकेंड, आपका जो आंसर दिया हुआ है सी वो सही हो जाएगा, 1 बिट प्रति सेकेंड बॉर्ड पूछ रहा है ना। और एक आपको ध्यान रखना है कि जो बिट होता है, बाइट होता है, निब्बल होता है, उसमें कितने बिट होते हैं, कितने बाइट होते हैं, कितने निब्बल होते हैं, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको अच्छे से रिवीजन करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो गाइड कर सकते हैं, जितनी भी नॉलेज मेरे पास होगी हम उसके अकॉर्डिंग आप सभी की हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं 45 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक मोड 17 काउंटर के निर्माण के लिए अपेक्षित फ्लिप फ्लॉप की संख्या, यानी कि जब आप क्या करते हो एक रिक्वायर्ड बनाते हो, यानी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पूछ रहा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ मोड 17 काउंटर, मोड 17 काउंटर को बनाने के लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका इसमें आता है, जब आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप निकालना हो तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है 2n। ठीक है, अब 2n आता है तो 2n यहाँ पे ध्यान देना, ये तो बहुत इजी है। एक शॉर्ट तरीका भी है कि अगर 17 है तो 17 से ज्यादा नंबर आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप निकालना है। ठीक है, तो ऐसा 2 का पावर n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो कौन से नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डालोगे कि वो 17 काउंटर आ जाएंगे। तो देखो 2 के पावर अगर क्या करते हो 4 करते हो, तो 2 के पावर 4 करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाता है 16 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 16 आएगा, लेकिन आपको 17 काउंटर बनाने हैं ना, तो यहाँ पे 16 तो ये तो नहीं होगा। 2 के पावर अगर आप लोग 5 करोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 32 होता है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखना 32 होगा, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आप लोग को यूज करना होगा। ठीक है, 2 के पावर 5, तो आपको याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप की संख्या आपको 5 रखनी होगी, तब आपका 17 काउंटर, मोड 17 काउंटर बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैथ की क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग मैथ भी प्रैक्टिस करते रहना। 47 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक टीबी अभिग्राही में अभिमुखता अनुपात यानी रेशियो है डैश, द एस्पेक्ट रेशियो इन टीबी रिसीवर, टीबी रिसीवर की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है ये पूछ रहा है आपसे। तो टीबी रिसीवर, जो लोग आपको थ्योरी पढ़े होइएगा टीबी रिसीवर की, वो आपको पता होगा उनको कि क्या होता है। देखो पहला आपका तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4:3। ठीक है, कितना हो जाएगा 4:3, यानी कि आंसर सी आपका सही हो जाएगा। अब एक चीज और टीबी के बारे में बताते हैं कि ये जो टीबी होता है आपका, ये कौन सा सिस्टम में रहता है। ठीक है, इसका जो एंगल होता है कैसा होता है, तो ये डाइगोनल होता है। कैसा होता है, डाइगोनल होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। और यहाँ पे ये एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि इसका विड्थ और हाइट के बारे में अगर पूछे कि जो विड्थ होता है क्या वो ज्यादा होता है या फिर हाइट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा कि इसका जो विड्थ होगा ना, हमेशा विड्थ क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और जो हाइट होता है,
ठीक है, वो हाइट हमेशा क्या होता है, कम होता है, तो विड्थ ज्यादा होगा। और ये विड्थ किस सिस्टम में आता है, हॉरिजेंटल में आता है। ठीक है, ये कैसा रहता है, हॉरिजेंटल रहता है। और जो हाइट रहता है वो कैसा रहता है, वर्टिकल रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, वर्टिकल। तो यहाँ ध्यान रखना, टीवी जो आपका रिसीवर होता है उसका रेशियो क्या रहता है, 4:3 रहता है। ये किस सिस्टम में रहता है, डायगोनल में रहता है। और विड्थ रहता है वो ज्यादा रहेगा, हाइट इसका कम रहेगा। और जो विड्थ रहेगा वो कैसा रहेगा, हॉरिजेंटल शेप में रहेगा। और हाइट हमेशा क्या रहेगा, वर्टिकल में रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में अपनाए रंगीन टीवी पद्धति है, यानी कि द कलर टीवी सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया। किस सिस्टम के अंदर ये अडॉप्ट किया गया है, या किस पद्धति को यहाँ पे अपनाया गया है। ठीक है, तो बताइएगा आप सभी लोग कि किस पद्धति में इसको अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि NTSC सिस्टम होता है। ठीक है, इंडिया में जो कलर टीवी है वो NTSC सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे NTSC का फुल फॉर्म पूछा जाए कि क्या होता है, तो आपको याद रखना है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी होता है। ठीक है, क्या होता है, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। और इसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डेवलप किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था, वो कब किया गया था, 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। ओके, चलो 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। वोल्टेज लाभ 50 वाला एक एम्पलीफायर 10 वोल्ट आउटपुट देता है, तो इनपुट वोल्टेज का मूल्य क्या होगा। एन एम्पलीफायर सर्किट ऑफ वोल्टेज गेन कितना है इसका, 50। ओके, और इसका वोल्टेज आउटपुट बोल रहा है कितना है, 10। तो इनपुट वोल्टेज की बारी है ना। तो इसके फॉर्मूला पे अगर आप लोग चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान रखना कि गेन पूछ रहा है, तो गेन क्या होता है, गेन मतलब ए बराबर क्या होता है, आउटपुट बट्टे क्या होता है, इनपुट होता है। तो वी आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, वी आउटपुट बट्टे क्या हो जाएगा, वी इनपुट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गेन आपका दिया हुआ है, गेन कितना दिया हुआ है, यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 10, उसके बाद में ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मिली, यहाँ पे देखो मिली वोल्ट है और वोल्ट है, तो आपको याद रखना है कि इसमें वोल्ट तो नहीं होगा। मिली वोल्ट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो मिली वोल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 100 बनाना होगा 50 को। ठीक है, 50 को 100 बनाने के लिए हम लोग 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना, 1000 हो जाएगा। अब ये 1000 है तो 10 के पावर 3 ऊपर लेके चलना है, तो यहाँ पे 2 है, तो 10 के पावर ऊपर जब आप लेके चलोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 मिली वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, ये पूछ रहा है। तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है ना, वेव लेंथ पूछ रहा है। ओके, तो याद रखिएगा कि विच सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में बता देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लिस्ट द लिस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो गामा का होता है। किसका होता है, गामा का होता है। यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो इंफ्रारेड का होता है। समझ आया, सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा होता है ये इंफ्रारेड का होता है, जो सबसे कम होता है वो किसका होता है, गामा का होता है। ठीक है, और एक्सरे की तो बात कर सकते हैं आप लोग, एक्सरे जो होता है उससे गामा से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, है ना, डी। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टेलीफोन अभिग्राही में कार्यरत है टेलीफोन रिसीवर एम्प्लॉयज। अब बताना है आपको टेलीविजन रिसीवर के बारे में। ठीक है, तो बताइएगा सभी लोग, इसमें क्या हो जाएगा, टीवी रिसीवर के बारे में अगर पूछ रहा है तो कौन सा माइक्रोफोन का यहाँ पे यूज किया जाता है, जल्दी जल्दी बताइएगा।
बताइएगा आंसर कितना होता है। कौन सा माइक्रोफोन का यूज किया जाता है ये बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो कार्बन माइक्रोफोन होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलो 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि तांबे के तार का व्यास दोगुना किया जाता है तो इसकी जो धारा वहन क्षमता होता है वो कितना होगा, है ना। इफ द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर इज डबल्ड इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स। देखो, जो आपका तांबा का वायर होता है जब आप उसको क्या करते हो, खींच के बड़ा करते हो, ठीक है, तो पहले का जो बात है उसमें जो सेम जो आपका करंट रहेगा, ठीक है, तो उसको जब आप बड़ा करते हो तब उसमें जो करंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो बताइएगा आप सभी लोग 54 नंबर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है आपका जो करंट होता है ये क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, अनुदैर्ध्य प्रस्थ के, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे क्या होता है, ए बराबर होता है पाई, ठीक है, पाई बाई डी, डी स्क्वायर होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, दोगुना होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या होगा, करंट 2/करंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, d2/d1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d2/d1। d2 कब, जब आपने इसको दोगुना कर दिया। d1 कब, जब ये पहले सिचुएशन में कंडीशन में था तब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, चौगुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो, या फिर आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि चौगुना हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। 55 नंबर क्वेश्चन में चलिएगा देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका ऋण ताप यानी निगेटिव की बात कर रहा है, निगेटिव टेम्परेचर की गुणांक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसका होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बताइएगा आप सभी लोग। सेमीकंडक्टर का होता है, इंसुलेटर का होता है, किसका होता है, तो आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर का जो होता है ऋणात्मक तापमान वो ज्यादा होता है और इंसुलेटर का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या आता है आपका, ये बताइएगा। सेमीकंडक्टर में क्या आता है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका आएगा वो कार्बन होगा और इसका जो तापमान होता है निगेटिव में वो कितना होता है, -4.8 गुने 10 के पावर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये इसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। समझ में आया क्या, तो आप इस तरह से याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्या पूछा गया है। एक पदार्थ का आपेक्षिक पारगम्यता 0.95 है, तो वो पदार्थ है डैश। द रिलेटिव परमिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.95 द मटेरियल यूज। कौन सा मटेरियल होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। परमिलिबिलिटी जो होता है वो कितना होता है, 0.95 होता है। तो सभी लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसका आंसर आप लोग को बताना है, क्या वो डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, या फिर नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा परमेबिलिटी का वो कितना हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, प्रति चुंबकीय होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना होता है तो आपको याद रखना है इसका जो होता है कितना, 1 से कम होता है। ठीक है, इसका जो कम होता है यानी कि एक अगर आप दे रहे हो तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यानी यूनिट से क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है, अगर आपका नॉन मैग्नेटिक के बारे में पूछा जाएगा तो नॉन मैग्नेटिक का कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसका प्रॉपर कितना होता है, यूनिटी होता है। फेरो मैग्नेटिक की बात की जाए तो फेरो मैग्नेटिक यहाँ पे ये वाला जो पूछ रहा है लौ चुंबकीय, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा।
ठीक है, एक से ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं उसको। एक से ज्यादा होगा यानी कि यूनिटी से बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक एक से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि यूनिटी से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। तो याद रखना, सबसे जो आपका पूछा जाएगा कि कम होता है वो किसका होता है, तो डायमैग्नेटिक का होता है। और सबसे हाई किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो फेरोमैग्नेटिक का होता है। क्लियर है ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, चलो 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, धारिता की परावैद्युतिक हानि का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटेंस। अब बताना है आपको कि जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। क्या वो एंडरसन ब्रीज का यूज किया जाता है, ठीक है, सेडिंग ब्रीज का यूज किया जाता है ब्रीज का यूज किया जाता है, मैक्सवेल ब्रीज का यूज किया जाता है। जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो यूज होता है परावैद्युत हानि का मापने के लिए, उसमें आपका सेडिंग ब्रीज का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, सेडिंग ब्रीज का। ओके, अब यहाँ पे याद रखना, जो एंडरसन ब्रिज होता है, एंडरसन ब्रिज, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो कोई भी अननोन इंडक्टेंस होता है, ठीक है, कोई भी जो अननोन इंडक्टेंस आपका होगा, ठीक है, अननोन इंडक्टेंस की बात कर रहा है ना, तो इसकी जो मेजरमेंट करनी होती है, इसके लिए हम लोग एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। और है ब्रिज की बात करें तो इसमें जो आपका इंडक्टेंस होता है ना, उसका मेजर करते हैं। है ब्रिज से हम लोग इंडक्टेंस का मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। जिस एंडरसन में होगा अननोन इंडक्टेंस और है ब्रिज में हो जाएगा आपका इंडक्टेंस का यूज करते हैं। मैक्सवेल भी आपका क्या करता है, इंडक्टेंस का मेजर करता है। ठीक है, मैक्सवेल भी आपका इंडक्टेंस का मेजर करेगा, ध्यान रखना। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा सेडिंग ब्रिज। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 एम्पियर धारा प्रवाह होने वाले 10 ओम का एक प्रतिरोधक द्वारा डैश पावर का उपयोग किया जाता है, यानी पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम विद अ फ्लो ऑफ 5 एम्पियर करंट। अब बताना है आपको कि क्या होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। क्या वो 50 वोल्ट वॉट होगा या 500 वॉट होगा, या फिर आपका कितना होगा, 250 वॉट होगा या 2 वॉट होगा। ठीक है, तो देखो, पावर की बात कर रहा है ना, तो पावर की बात कर रहा है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर I² R होता है। ठीक है, अब यहाँ पे I का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो, स्क्वायर, और R का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। ठीक है, कितना है, 10 है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 वाट आ जाएगा। ठीक है, 5 25 और गुने में यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 वाट हो जाएगा। तो याद रखना, इसका आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तप्त ताड़ पवन वेग मापी का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉट वायर एनियोमीटर इज यूज मैटर। अब हॉट वायर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हॉट वायर का जो यूज होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करेगा। ठीक है, किसको, टेम्परेचर को। अब यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान रखना कि जो हॉट वायर होता है, हॉट वायर एसी और डीसी दोनों पर काम करेगा। ठीक है, क्या करता है, एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हॉट वायर जो है वो किसको मेजर करता है, तो गैस वेलोसिटी को मेजर करता है। किसको, गैस वेलोसिटी के, यानी कि गैस के वेग को ये क्या करता है, मेजर करता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट करना। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सीआरओ का प्रयोग किया जाता है। सीआरओ का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग के लिए करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग के लिए करते हैं, या फिर दोनों, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के लिए करते हैं, या फिर इसमें से कोई भी नहीं होता है।
याद रखना, जो आपका सीआरओ होता है, ठीक है, सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग के लिए, ठीक है। और आपको याद रखना है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक है, ये किस में किया जाता है यूज? टीबी में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है? टीबी में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन गए। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका टीबी होता है उसमें कौन सा फोक्सिंग यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। जो आपका सीआरओ होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज का ये पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, सॉरी, ये पीडीएफ आपका कंप्लीट हो गया 2015 इसरो का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निमी वाले क्वेश्चन, आज शाम में फिर अपलोड होगा 8 से 9 के बीच में, वो आप लोग करते जाना। और जो हमारे पीडीएफ अब दूसरा देखते हैं कि कौन से सेशन का आपका है, तो वो हम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहना अच्छे से। ऑल द बेस्ट।